Hello friends, this is Amit Kumar. I welcome you all to MDC online classes. Friends, as I told you in my last video, our next topic would be tense chart. But guys, before we start tense, we must know some important things like subject, verb and object, because these are the topics where we most of the time feel problem. So guys, let's talk about subject, verb and object. As you can see on screen, सब्जेक्ट, हम समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट की परिभाषा वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। इसको और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वह सब्जेक्ट हो सकती हैं। नॉर्मली हम समझते हैं कि वाक्य में पहला शब्द सब्जेक्ट होता है, बट गाइस यहाँ चीज़ें कुछ और भी हैं, उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, राम इज़ अ टीचर, राम एक शिक्षक है। इसमें आप देख सकते हैं कि काम नहीं हो रहा है वाक्य में, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पास बताया गया है राम इज़ अ टीचर। किसके बारे में बताया गया है? राम के बारे में बताया गया है कि राम एक शिक्षक है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है राम। दूसरा सेंटेंस है सी इज़ अ डांसर। सी इज़ अ डांसर मीन्स वह एक नर्तक है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पास बताया गया है कि वह एक नर्तक है। सब्जेक्ट हमारा है वह। और दूसरे एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। यू आर प्लेइंग मीन्स तुम खेल रहे हो। इसमें आप फिर से इसकी परिभाषा में चलें। इसमें अथवा करके या करके लिखा हुआ है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो हमने तो देख लिया पहले एग्जाम्पल में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो यहाँ राम इज़ अ टीचर, राम के बारे में बताया गया था। बट नाउ या के बाद देखिए, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह भी सब्जेक्ट कहलाता है। तो यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग मीन्स तुम खेल रहे हो। खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे स्कूल कौन जा रहा है? मैं। तो स्कूल जाने का काम मैं के द्वारा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं। गाइस, हमें जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि बहुत बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि मोस्टली बताया जाता है कि आपका जो पहला शब्द है वाक्य में वही आपका सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार एक शब्द से ज़्यादा मिलकर भी एक सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। देखिए आप इसमें, द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज रेड। यहाँ पास आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इज के पहले का जो भी शब्द है वो सभी सब्जेक्ट हैं। द कलर ऑफ दिस फ्लावर, ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर आप दूसरा सेंटेंस में देखिए, द बिल्डिंग ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी बिग। द बिल्डिंग ऑफ दिस कॉलेज इज़, तो इज के पहले का जो भी शब्द है, जो भी पार्ट है सेंटेंस का, वो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। तो आई होप गाइस आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या अभी आपको कहा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम समझेंगे, बट वाक्य बनाने के दौरान हमें हेल्पिंग वर्ब की भी थोड़ी सी मदद लेनी पड़ती है। इट मीन्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट मेक सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन मेकिंग सेंटेंस। सो नाउ गाइस देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। एक्चुअली वी हैव 13 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। देख सकते हैं आप इसमें, इज, एम, आर, वाज, वर एंड हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड एंड शैल, विल। ये ऑक्सिलरी होते हैं। इस शैल विल को छोड़कर देख सकते हैं आप इसमें कि हमें इज, एम, आर या वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड कहाँ लगाना है, कौन से टेंस में लगाना है, इन टेंस के इनके साथ कौन सा मेन वर्ब पुट होगा, और
बाकी चीज़ें इसमें हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। बट गाइस आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वी हैव 13 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। ओके गाइस, अब आते हैं हम वर्ब की ओर कि वर्ब क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, व्हाट इज वर्ब। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। वर्ब को हम आसान भाषा में समझ सकते हैं ऐसे शब्द जिनमें कार्य का करना या होना पाया जाता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, इट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम बात करें वाक्य के आधार पर तो वर्ब दो प्रकार के हैं, और प्रभाव के आधार पर भी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं वाक्य के आधार पर। वर्ब दो प्रकार के हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। जैसे हम टेंस या फिर कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो जिस वर्ब को हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट करते हैं, या फिर इसको नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से प्रभावित हो, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग पुट होता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, फाइनाइट वर्ब के सामने लिखा हुआ है आई एम गोइंग, मीन्स सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म पुट करते हैं। उसके नीचे जस्ट दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव गॉन, सब्जेक्ट आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख सकते हैं इसमें जब टेंस चेंज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ तो उसके साथ वर्ब फॉर्म भी चेंज हो गया, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हेल्पिंग वर्ब, इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो वाक्य में ना तो सब्जेक्ट से और ना ही हेल्पिंग वर्ब से प्रभावित होते हैं। यस होता है फ्री होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करते हैं कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है। आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव वो वर्ब होते हैं, जैसे कि कई बार आपने सेंटेंस में देखा होगा आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। तो इसमें हमने देखा आई एम गोइंग, तो एम के बाद जो गोइंग लिखा हुआ है वो तो आपका फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से प्रभावित हो रहा है। बट टू प्ले, जो टू प्ले इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए आई हैव गॉन टू प्ले, आई हैव गॉन टू प्ले, इट मीन्स आप दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू प्ले और आई हैव गॉन टू प्ले बोथ आर, तो इसमें जो टू प्ले जो लिखा है दोनों में सेम है, बोथ आर हैविंग द सेम थिंग्स इन दिस। ओके, बट टेंस चेंज है, बट टू प्ले आपका स्टिल वैसा ही है। नेक्स्ट है जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? कई बार आपने ऐसे शब्द देखे होंगे या फिर आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन हुआ होगा कि जीरेंड आईएनजी फॉर्म, जीरेंड मीन्स होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी पुट कर देते हैं तो वो जीरेंड कहलाता है। बट मेनली हम समझते हैं कि वर्ब है ये। वर्ब को इसको कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, इसके रूप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हीं में से एक है जीरेंड। तो जीरेंड को समझना ऐसा समझे कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होता है, इसको हम एज अ नाउन की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जीरेंड कहलाता है। जब हम इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, समझिएगा एज अ नाउन मीन्स इसको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लाफिंग इज अ गुड थेरेपी, एज यू कैन सी in this example, swimming is
गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और दूसरा एग्जाम्पल है आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, ऑफ के बाद ईटिंग फूड, ईटिंग मीन्स मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं खाने का शौकीन हूँ। और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सो गाइज आई होप आपको वर्ब भी समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। वाक्य में ऑब्जेक्ट की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है। जरूरी तो नहीं है कि हर वाक्य में हम ऑब्जेक्ट लगाएं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ऑब्जेक्ट। और कई बार ऐसा होता है बिना ऑब्जेक्ट के आप सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाते हैं। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनको कैसे पकड़ें, वाक्य में ऑब्जेक्ट होता कहाँ है और इनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, किन वाक्य में और किन वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और किन वाक्य में और किन वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमारे पास एक WH वर्ड होता है whom, जिसका मतलब होता है किसे। whom मीन्स होता है किसे। इससे हमें लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है और हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कौन सा ऑब्जेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, या फिर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो जब भी हम इस संकट में पड़ जाएं या प्रॉब्लम में आ जाएं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम दो फॉर्मूला लगाकर इसे आसानी से पता कर सकते हैं। वो क्या है? whom और what। तो whom से हम लिविंग ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, आई नो राम, मैं राम को जानता हूं। whom मतलब होता है किसे, मैं राम को जानता हूं। अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप इससे किसे से क्वेश्चन करिए, मैं किसे जानता हूं, उत्तर आपको मिलेगा मैं राम को जानता हूं। इसमें राम जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा है आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। अगर आप प्रश्न करें उसे किसे से, तो पता चलेगा आई कॉल हिम, मैं किसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं। तो उत्तर आपका क्या हुआ? उसे। उसे जो है यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस जो कि रेड लाइन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आई गो टू मार्केट। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये पता करने के लिए आप क्या या किसे दोनों में से कोई भी एक WH वर्ड लगा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगी। फिर दोनों लगा सकते हैं तो पता चल जाएगा ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। क्योंकि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं किसे जाता हूँ, उत्तर नहीं मिला, इट मीन्स ये लिविंग तो है ही नहीं। मैं क्या जाता हूँ, ये भी उत्तर नहीं मिला, इट मीन्स इससे ये पता चलता है ना ही ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और ना ही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इसमें ऐसा क्यों हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है? गाइस, वाक्य के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बट प्रभाव के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पास अकर्मक क्रिया है, जो गो है वो है अकर्मक क्रिया, इसीलिए यहाँ पास हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। मतलब गो जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लगाने की अनुमति नहीं देता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, टू नो अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम देखते हैं व्हाट। व्हाट क्या है? व्हाट का मतलब होता है क्या। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। क्वेश्चन करिए आप, मैं क्या खाता हूं, उत्तर मिलेगा आपको मैं आम खाता हूं। इट मीन्स मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट हियर। नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर आप प्रश्न करें इससे कि मैं क्या खेल रहा हूं, उत्तर आपको मिलेगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो हमें पता चल गया कि इस वाक्य में क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड लाइन जो लिखी हुई है, फिर इसमें रेड लाइन से लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप इसमें, आई एम रनिंग इन द प्लेग्राउंड, मैं क्या दौड़ रहा हूं। उत्तर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रनिंग इज ऑल्सो, आप जानते हैं कि इसमें मैंने अभी जिक्र किया था कि
रन, गो और बहुत सारे वर्ब हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, जिनमें हम कर्म नहीं लगा सकते, मीन्स ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस भी उसी से रिलेटेड है। सो गाइस, आई होप कि आपको अभी तक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, एंड ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।